नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व भूगोल में जलवायु विज्ञान से संबंधित वायुदाब की पेटियां, पवनों की दिशा व फेरल का नियम, जो क्लाइमेटोलॉजी का एक टॉपिक है जलवायु विज्ञान के अंतर्गत। अब आपको जलवायु विज्ञान से संबंधित जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जैसे भारतीय मानसून की क्रियाविधि, भारतीय जलवायु या फिर विश्व की जलवायु, अब आपको जलवायु से संबंधित आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करने के लिए पहले आपको वायुदाब की पेटियों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि जो पवनें होती हैं वह किस दिशा से किस दिशा की ओर गति करती हैं। अब हम पहले बात करते हैं वायुदाब की, कि वायुदाब किससे कहते हैं। सबसे पहले नाम से ही स्पष्ट है कि वायु द्वारा लगाया गया दाब ही वायुदाब कहलाता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से समझेंगे। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर ये गैसीय आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है, तथा वायुमंडल की समस्त परतों का पृथ्वी की एक निश्चित इकाई पर भार ही वायुदाब कहलाता है। थोड़ा सा मैं इसको समझाऊंगी कि ये पृथ्वी है, चारों ओर गैसीय आवरण क्या कहलाया? वायुमंडल। अब वायुमंडल की जो समस्त परतें हैं, ये जो परतें हैं आप वायुमंडल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, मध्यमंडल, समताप मंडल। इस प्रकार वायुमंडल की समस्त परतों का जो भार है वह पृथ्वी की एक निश्चित इकाई पर पड़ रहा है। ये हमारी निश्चित इकाई है। तो अब आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए आपकी कि पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण जो वायुमंडल कहलाता है, तथा वायुमंडल की समस्त परतों का भार पृथ्वी की निश्चित इकाई पर पड़ना ही वायुदाब कहलाता है। ये आपकी डेफिनेशन क्लियर। अब बात आती है आपकी कि वायुदाब को नापने का यंत्र, किस यंत्र से हम वायुदाब की कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका वायुदाब मापने का यंत्र है उसको बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर या फिर वायुदाब मापी यंत्र, वायुदाब मापी यंत्र। अब बैरोमीटर है, ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट पे फोर्टीन बैरोमीटर, फोर्टीन बैरोमीटर, और नंबर 2 पे एनेराइट बैरोमीटर। कौन सा? एनेराइट। 14 बैरोमीटर, जो 14 नामक विद्वान है उनके नाम पर यह रखा गया है 14 बैरोमीटर। और जो एनेराइट बैरोमीटर है आपका, यह घड़ी, जैसे आपकी घड़ी की सुई होती है उसके समान है ये, जिसमें वायुदाब का मापन एक सुई होती है उसके माध्यम से किया जाता है। ये आपको दो बैरोमीटर के नाम याद रखने हैं। अब बात आती है, यंत्र की बात हो गई, अब करते हैं इकाई की बात, कि वायुदाब को मापने की इकाई अब किसमें नापते हैं वायुदाब को? सेंटीमीटर में भी नापते हैं, इंच में भी नापते हैं, और मिलीबार। ये आपको मिलीबार वर्ड याद रखना है। वायुदाब को नापने की इकाई मिलीबार, वह इनको तीनों इकाइयों में मापा जाता है, सेंटीमीटर, इंच व मिलीबार। ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर कि वायुदाब को नापने की इकाई सेंटीमीटर, इंच व मिलीबार। अब सबसे ज्यादा जो वायुदाब पाया जाएगा कहाँ पे पाया जाएगा? समुद्र तल पर। ये भी आपको याद रखना है, समुद्र तल पर सबसे अधिक वायुदाब पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे कि समुद्र तल पर जो औसत वायुदाब होता है वो कितना होता है। तो अब हम इसको तीनों में समझेंगे, सेंटीमीटर में भी, इंच में भी और मिलीबार में भी।
सेंटीमीटर में यदि हम देखेंगे तो 76 सेंटीमीटर औसत, ये समुद्र तल पर जो औसत वायु दाब है, औसत वायु दाब। यदि हम इंच की बात करते हैं तो 29.92 इंच, और यदि मिलीबार की बात करते हैं तो 1013.25 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार। अब आपको ये तीनों ही याद रखने हैं। औसत वायु दाब समुद्र तल पर कितना पाया जाएगा, सेंटीमीटर में पूछेगा तो 76 सेंटीमीटर, इंच में पूछेगा तो 29.92 इंच, मिलीबार में पूछेगा तो 1013.25 मिलीबार। ये आपका क्लियर। अब ये देखिए आप, ये आपका जो बेसिक था ये तो आपका क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि जो वायु दाब है यह सबसे पहले किसने अनुभव किया था। उन विद्वान का नाम है ऑटो वान गैरिक। ये आपको नाम याद रखना है। 1650 से 1731 के लगभग वायु दाब को सबसे पहले किसने अनुभव किया, ऑटो वान गैरिक। ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं कि हमारे धरातल पर वायु दाब की टोटल कितनी बेल्ट्स हैं, वायु दाब की टोटल जो कुल पेटियां हैं वह कितनी है। तो अब ये देखिए आप, वायु दाब की टोटल पेटियां हैं धरातल पर 7 पेटियां। ये वाली जो है ये इसका फिगर बनाया हुआ है 7 पेटियां, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब वो कैसे है, जिसमें से तापजन्य व गतिजन्य, वो मैं आपको बताऊंगी तापजन्य कैसे है और गतिजन्य कैसे है। तापजन्य जो पेटियां है वह है 3 तापजन्य पेटी 3 है। जो शेष बचती है 4 पेटियां गतिजन्य पेटी वह है 4। अब इनको प्लस करेंगे तो कितनी हो गई, 7। तापजन्य पेटी 3, गतिजन्य पेटी 4। अब आप देखेंगे कि जो तापजन्य है वह ताप द्वारा प्रभावित होंगी, तो वह हो गई आपकी तापजन्य। और सेकेंडली है आपकी जो पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा या फिर उस पर जो बल लग रहा है कोरियोलिस बल, इसके द्वारा जो प्रभावित है पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा। अब ये आपको याद रखनी है, फिर इसको इनके आधार पर हम पेटियों को समझेंगे। तापजन्य पेटी है, 3 पेटियां हैं, कौन कौन सी है मैं आपको दिखा देती हूँ। भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण, वह जो नॉर्थ पोल साउथ पोल उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव 80 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ साउथ, 1 2 और 3 ये आपकी तापजन्य पेटियां हैं जो ताप के द्वारा प्रभावित हो रही हैं। अब बताऊंगी आपको कैसे। और गतिजन्य जो आपकी ये वाली पेटियां हैं जो शेष बच गई हैं 1 2 3 और ये 4, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी व उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, दोनों गोलार्धों में ये पेटियां हैं गतिजन्य जो पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होती है। अब हम बात करेंगे पहले पेटियों के, पहले हम नाम, जो टोटल हमारी पेटियां हैं उसके हम नाम देख लेते हैं। जो फर्स्ट ये वाली है हमारी 0 डिग्री 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण, 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ, मतलब उत्तर की ओर भी और दक्षिण की ओर। इसको कहेंगे हम भूमध्य निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब, या फिर डोल्ड्रम
या फिर शांत पेटी। ये आपको नाम याद रखने हैं, फिर हम इसको समझते हुए चलेंगे। सेकेंड आती है आपकी जो 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ, ये इसके नीचे वाली 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ, दोनों गोलार्धों में यदि नॉर्थ साउथ लगाए तो दोनों गोलार्धों की बात हो रही है। ये है आपकी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी, या फिर इसे कहते हैं अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश किसे कहेंगे हम? 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर दक्षिण दोनों गोलार्धों को। और थर्ड में आती है आपकी ये वाली जो पेटियां हैं, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। निम्न वायुदाब पेटी, इसके हम अक्षांश कितने भूल गए, 60 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ, ये आपको याद रखना है। और फोर्थ में आती है आपकी ध्रुवीय उत्तर दक्षिण, 80 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ साउथ ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, उच्च वायुदाब। अब आपको ये पेटियों के पहले नाम आपको याद रखने होंगे कि 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में कौन सी आई आपकी? भूमध्य निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब, जिसे हम डोलड्रम भी कहते हैं, डोलड्रम या फिर शांत पेटी। फिर आती है आपकी सेकंड 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों, ये आएंगे आपकी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी या फिर अश्व अक्षांश, ये आपको याद रखना है, अश्व अक्षांश। फिर थर्ड पे ये दोनों गोलार्धों की बात है, यदि इसको भी अश्व अक्षांश उपोष्ण उच्च, ये भी उपोष्ण उच्च वायुदाब अश्व अक्षांश। अब थर्ड पे 60 डिग्री से 65 डिग्री उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, और ये वाली आ गई आपकी ध्रुवीय उच्च वायुदाब। लो हाई ऐसे याद रखना है आपको, निम्न उच्च, ऐसे ही दक्षिण की बात है। अब आपको ये पेटियों के नाम याद रखने चाहिए, अक्षांश के आपने नाम याद रखने हैं आपको। फिर अब हम समझेंगे इन पेटियों की विशेषताएं, कि क्या विशेषताएं इन पेटियों की। अब आपको पहले एक बात और याद रखनी है कि जो तापमान और वायुदाब है, इसमें विपरीत संबंध होता है। जैसे तापमान यदि ज्यादा होगा, अधिक तापमान यदि होगा तो वायुदाब कैसा होगा? निम्न वायुदाब। ये बात आपको याद रखनी है, निम्न वायुदाब। ये चीज आपको पूरे कॉन्सेप्ट में आपकी यही चीज चलेगी। यदि तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कैसा होगा? निम्न होगा। अब बात करते हैं हम सबसे पहले भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी, या फिर इसे क्या कहते हैं? डोलड्रम व शांत पेटी, डोलड्रम या फिर शांत पेटी। अब इसकी बात हो रही है, अब कितने डिग्री अक्षांश में फैली हुई है ये? 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण दोनों गोलार्धों में। ये आपको इसकी जो लोकेशन है वो याद रखनी है।
भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की विशेषता मैं आपको बता रही हूँ कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है। अब इसमें क्या होता है कि निम्न वायुदाब क्यों पाया गया, कि तापजन्य पेटी है। अब वो कैसे है मैं आपको बताती हूँ। तापजन्य पेटी मतलब ताप के द्वारा जो प्रभावित हो रही है, जैसे ये हमारा सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य की जो ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पे किरणें कैसी पड़ती है, सीधी किरणें पड़ेंगी, वह भूमध्य रेखा की और तिरछी किरणें पड़ेंगी। तो जिस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां पे तापमान कैसा होगा, अधिक होगा। और अभी मैंने आपको बताया कि तापमान यदि अधिक होगा तो वायुदाब कैसा होगा, निम्न होगा। तो यहाँ पर तापमान अधिक है तो वायुदाब यहाँ पे निम्न है, और इस साइड सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, तो तापमान कम व वायुदाब उच्च, मतलब विपरीत संबंध है तापमान व वायुदाब के बीच में। तो यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर तापमान कम पाया जाएगा तो वायुदाब उच्च पाया जाएगा। इस प्रकार ये 1, 2, 3 वायुदाब जो पेटियां हैं वह सूर्य की किरणें या फिर तापमान से प्रभावित होती है। तो ये तो आपको बात समझ आ गई कि तापमान अधिक व ज्यादा कम कैसे हुआ। अब हम देखते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में पाई जाती है। इस पेटी को डोलड्रम या शांत पेटी के नाम से भी जाना जाता है। पहली विशेषता, डोलड्रम व शांत पेटी। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में वर्ष भर सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कैसी हुई, वर्ष भर सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ेंगी, सीधी। वह दिन रात सर्वत्र बराबर होंगे, दिन रात सर्वत्र बराबर होंगे, तथा तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि तापमान यदि अधिक होगा तो हवाएं हल्की होकर के क्या होंगी, ऊपर की ओर उठेंगी, इस सारे क्षेत्र की ओर। अब हवाएं ऊपर उठेंगी तो जो ठंडी हवाएं हैं वह भी नीचे उतरने का प्रयास करती है। तो यहाँ पे एक क्षेत्र का निर्माण होता है, उसे कहते हैं ITC-Z। ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ITC-Z जो आपका बनता है यहाँ, तो इस कारण सूर्य की जो ITC-Z है, मतलब ठंडी व गर्म हवाओं के मिलने के कारण यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे कौन से क्षेत्र का निर्माण होगा, ITC-Z, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। हिंदी में इसे बोलते हैं अंत उष्ण अभिसरण, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। मैं आपको लिख देती हूँ, यहाँ पे आप नोट कर लेना। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये तो इंग्लिश में फुल फॉर्म हो गई, और हिंदी में हम इसको कहेंगे अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अब ये क्या होता है कि जब ठंडी व गर्म हवाएं, जैसे हवाएं भूमध्य रेखा से ऊपर उठ जाएंगी, वह यहाँ की जो ठंडी हवाएं वह नीचे उतरने का प्रयास करती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर संवहन धाराओं का निर्माण होगा, संवहन धाराएं की उत्पत्ति होती है। संवहन धाराओं के माध्यम से यहाँ पे वर्ष भर वर्षा भी होती है, अधिक वर्षा। अब ITC-Z क्या होता है, सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन होने के साथ साथ यह जो 0 से 5 डिग्री है वो कई बार 5 से 10 डिग्री भी बढ़ जाती है। किसके कारण, ITC-Z है वह सूर्य के उत्तरायण। अब उत्तरायण व दक्षिणायन से आप क्या समझेंगे, उत्तरायण का मतलब है कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में
सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ेंगी। और कब पड़ती हैं? 21 जून को। तो सूर्य की उत्तरायण स्थिति को दर्शाएगा, मतलब सूर्य के उत्तरायण, ये उत्तरायण हो गया। और दक्षिणायन, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, कब पड़ेंगी? शीतकाल में, शीतकाल। और कब पड़ती है? 22 दिसंबर। अब ये सूर्य की उत्तरायण व दक्षिणायन स्थिति को दर्शाता है। जब सूर्य उत्तरायण होगा तो ये ITC-Z 5 से 10 डिग्री हो जाता है, और सूर्य जब दक्षिणायन होगा तो ITC-Z है 5 से 10 डिग्री हो जाता है। 5 से मतलब यहाँ पे 10 डिग्री तक आ जाएगा। ये आपका ITC-Z का क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बात करते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के बारे में। जो सेकंड आती है आपकी, फर्स्ट तो आपकी हो गई ये वाली, अब ये वाली बात हो रही है सेकंड की, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। इसका मैं अक्षांश लिख देती हूँ डायरेक्ट। जो 30 डिग्री से नॉर्थ व 35 डिग्री दक्षिण साउथ, ये नॉर्थ साउथ दोनों में आएगा, मतलब 30 से 35, 30 से 35, इसलिए यहाँ पे नॉर्थ साउथ लग गया। इसे क्या कहेंगे? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, या फिर इसे कहते हैं हम अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश। अब इसे अश्व अक्षांश क्यों कहा गया है? कि मध्य युग में क्या है, जो पालदार होते थे वह इस मार्ग से जलयानों में घोड़े भरकर ले जाते थे। तो वायु का, जब इस क्षेत्र में वायु पहुंचती तो शांत होने के कारण वायु का दबाव पड़ता, तो दबाव पड़ने के कारण वो जलयान होता है वो डूबने की स्थिति में आ जाता था। तो इस कारण जलयान के भार को हल्का करने के लिए जो घोड़े होते थे वह समुद्र में फेंक दिए जाते थे। इस कारण इसका नाम पड़ा अश्व अक्षांश। ये भी आपको याद रखना है। अब जो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब है, अब यहाँ पर तापमान कैसा पाया जाएगा? यहाँ पे तापमान कम पाया जाता है, यहाँ पे अधिक तापमान हुआ। लेकिन जो ये वाली आपकी पेटी है, ये ताप जन्य ना होकर के गति जन्य है, क्योंकि जो भूमध्य रेखा से हवाएं हल्की होकर के ऊपर उठी वह ध्रुवों की ओर जाने का प्रयास करती हैं, जो भूमध्य रेखा की हवाएं हैं। लेकिन एक बल है कोरियोलिस बल, जिसके कारण जो हवाएं यहाँ तक ना पहुंच करके यहीं से मुड़ जाती हैं वापस। कोरियोलिस बल है वह इन हवाओं को वापस भूमध्य रेखा की ओर मोड़ देता है। अब ये जो हवाएं होती है ये वापस भूमध्य रेखा में उतरने का प्रयास करती हैं। तो ये क्रम कंटिन्यू ऐसे चलता रहता है। अब मैं आपको कोरियोलिस बल के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो कोरियोलिस बल है यह पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा जो उत्पन्न होता है। ये जी कोरियोलिस ने दिया था। इसका जो कोरियोलिस है, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा जी कोरियोलिस ने इसको दिया था। तो ये बल जब काम करेगा तो ये हवाएं ध्रुवों की ओर जाने का प्रयास करेंगी, परंतु कोरियोलिस बल के पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। तो ये जो घूर्णन गति से कोरियोलिस बल उत्पन्न हुआ तो हवाएं भी ध्रुवों की ओर जाने का प्रयास करती हैं, लेकिन वह कोरियोलिस बल के कारण मुड़ जाती है। ये आपको याद रखना है। इस कारण ये गतिजन्य पेटी है। अब बात करते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। यह भी गतिजन्य है। इसमें क्या होता है? अब ये सबसे पहले इसकी विशेषता है कि उपोष्ण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है, उसका विस्तार 60 डिग्री उत्तर से 65 डिग्री दक्षिण तक पाया जाता है। ठीक है। सेकंड इसकी विशेषता हो गई कि इसमें तापमान कैसा रहेगा? यह निम्न वायुदाब की पेटी है। निम्न वायुदाब यह पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होती है ये चीज। अब जो ये निम्न वायुदाब है यहाँ क्यों बना? क्योंकि जो हवाएं होती हैं, क्योंकि इसके उत्तर और दक्षिण में दोनों की साइड उच्च वायुदाब है, तो हवाएं क्या होंगी यहाँ पर? स्थानांतरित हो जाती है अन्य क्षेत्र में। तो इस कारण यहाँ पे निम्न वायुदाब बन जाता है। और ये कैसी पेटी है? गतिजन्य
गतिजन्य पेटी। ये आपको इंपोर्टेंट बात है उपध्रुवीय के बारे में। और ध्रुवीय उच्च वायु दाब जो बनेगा यह आपको पता ही है, पहले मैंने आपको बताया तापमान के द्वारा प्रभावित 80 से 90 इसकी स्थिति ध्रुवीय उच्च वायु दाब की तापमान तापजन्य प्रभावित पेटी है तथा 80 से 90 हो गई तापमान से प्रभावित वायु दाब कैसे पाया जाएगा इसमें? उच्च वायु दाब। ये आपको याद रखना है। ये पेटियों के बारे में आपकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं पवनों की दिशाओं के बारे में कि पवने इस जो ये पेटियां हैं इसमें पवने किस दिशा से किस दिशा की ओर चलेंगी। तो मैंने आपको पहले बताया था कि पवने हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करती हैं। ये आपको याद रखना है कि जो हवाएं होती है, पवने होती है, वायु होती है, वह उच्च वायु दाब से हमेशा निम्न वायु दाब की ओर गति करती है। अब हम इसमें फेरल का नियम लगाएंगे हवाओं को चलाने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे पृथ्वी बना दी, अब हम हवाओं को चलाएंगे इसमें। हवाएं क्या करती है? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति। अब ये 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण आपको पता है, ये बता दिया भूमध्य रेखीय। अब यहाँ पे क्या आएगा? उच्च वायु दाब, यहाँ पे भी उच्च वायु दाब। ये कौन सा है? निम्न वायु दाब। यहाँ पे उच्च, यहाँ पर निम्न, यहाँ पर भी उच्च, और ये वाला कौन सा आ गया आपका? उच्च वायु दाब, और यहाँ पर निम्न वायु दाब। ये हो गया आपका उच्च निम्न। अब हवा को चलाएंगे। हवा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति कर रही है। यहाँ पर कैसा है? उच्च वायु दाब है तो ये ऊपर की ओर गति करेंगी, मतलब निम्न वायु दाब की ओर गति। अब यहाँ पे उच्च से निम्न की ओर, और यहां से उच्च से निम्न की ओर। ये आपको दोनों साइड, दोनों पदार्थों में इसी प्रकार समझना है। उच्च वायु दाब है यहाँ पे, अब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करेगी। यहाँ पे जो ये हवाएं चल रही है, अब हम इसमें बात करेंगे फेरल का नियम लगाते हैं। फेरल के नियम के अनुसार क्या होगा इसमें कि फेरल के नियम में बताया गया कि हम जिस दिशा से हवाएं चल रही है, यदि उस दिशा में हम पीठ करके खड़े होंगे, मान लें कि यहाँ से हवा चल रही है और हम पीठ करके खड़े हुए हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में तो यह दाहिनी ओर मतलब राइट साइड मुड़ जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में यह बाईं ओर मुड़ जाएगी। यदि बाईं ओर हम पीठ करके खड़े होंगे तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में क्या हुआ? दाहिनी ओर मुड़ गई, वो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाएगी। ये आपको समझ आ गया? मतलब जैसे ये हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चल रही हैं, ये चल गई, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर पीठ करके खड़े होंगे, फेरल का नियम है ये, तो यहाँ पर घड़ी की सुई के विपरीत मतलब एंटी क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में, तो घड़ी जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं उल्टी साइड, हम यहाँ पर खड़े हैं, तो अब आप देखेंगे कि जो हवाएं हैं दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी। ये आपको जैसे हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर आ रही थी, लेकिन यह दाहिनी ओर मुड़ गई। कहाँ की बात है? ये उत्तरी गोलार्ध की। अब जैसे मैं इन हवाओं को इस साइड मोड़ देती हूँ, दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी। ये हमारा फेरल का नियम है। और दक्षिणी गोलार्ध में यह बाईं ओर मुड़ जाएंगी। ये इनकी दिशा मुड़ गई। इसी प्रकार ऊपर भी ऐसे ही होगा कि यह दाहिनी ओर मुड़ गई और यहाँ पे ये बाईं ओर मुड़ जाएंगी। इस प्रकार आप हवाओं को चला सकते हैं। यहाँ पे भी आप इस प्रकार, जैसे हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर आई तो यह दाहिनी ओर मुड़ गई, मतलब उत्तरी गोलार्ध में यह एंटी क्लॉकवाइज व दक्षिणी गोलार्ध में यह क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के अनुकूल और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत गति करती है। मतलब हवाओं की दिशा बदल जाती है। यहाँ पे
उत्तरी गोलार्ध में याद रखना है आपको दाहिनी ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में यह बाईं ओर मुड़ जाती है। पीठ करके खड़ी होंगे तो हम इस साइड मुड़ेंगे दक्षिणी गोलार्ध में। ये हमारा फेरल का नियम था। फेरल के नियम के अनुसार हमने हवाओं को चलाया, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा आप इसको नोट कर लेंगे, यदि कि हवाएं हैं फेरल के नियम के अनुसार, जो उत्तरी गोलार्ध है आपका उत्तरी गोलार्ध, इसमें फेरल के नियम के अनुसार दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी, मतलब राइट साइड। दाहिनी ओर कैसे? हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आई, ठीक है। अब हम इसको और क्या बताएं कि जिस भाग से हवा चल रही है उस साइड हमें पीठ करके खड़े होना है। दाहिनी ओर मतलब इस साइड मुड़ जाएंगी, तो हम इन हवाओं को ऐसे मोड़ देंगे। ये दिशा हो जाएगी आपकी हवाओं की। अब इन हवाओं को व्यापारिक पवनों के नाम से भी जाना जाता है। ये भी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाली जो उत्तरी गोलार्ध में चल रही है हवाएं, वो होंगी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। और जो दक्षिणी गोलार्ध में हम बात करेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत। और जो दक्षिणी गोलार्ध में है वह कैसी होगी, ये भी आपको नोट करना है। दक्षिणी गोलार्ध में फेरल के नियम के अनुसार हवाएं जैसे उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति कर रही है। ये वाला क्षेत्र उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अब हम खड़े किस क्षेत्र में हैं? इस वाले क्षेत्र में। तो यदि हम इस साइड पीठ करके खड़े होंगे तो इस साइड बाईं ओर, मतलब बाएं की ओर हम इन हवाओं को घुमा देंगे। ये वाला, इन हवाओं को हमने इस साइड घुमा दिया। हवाएं कैसी चलेंगी? दक्षिणी पश्चिमी। इसको हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनें। ये आपको याद रखना है, दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनें। इनके आपको नाम भी याद रखने हैं। और इस प्रकार अब जो इस वाले अक्षांश में चलेंगे वह उनको कहते हैं हम पछुआ पवनें। पछुआ पवनें। और ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली हवाएं ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें। फेरल का नियम आपका लग गया है कि दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनें कहेंगे हम, जो इस साइड पवनें चल रही हैं उत्तरी गोलार्ध में चल रही है, जो घड़ी की सुई के विपरीत है एंटी क्लॉकवाइज, वह होंगी हमारी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। अब हमें एक जो पछुआ पवनें हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, पछुआ पवनें, इनको 40 डिग्री पर कहा जाता है गरजती चालीसा। गरजती चालीसा। गरजती चालीसा। 50 डिग्री पर कहा जाता है इसको भयंकर पचासा। भयंकर पचासा। और 60 डिग्री पर कहा जाएगा इसको, थोड़ा सा पेन डिस्टर्ब कर रहा है, 60 डिग्री पर कहा जाएगा इसको चीखती साठा। ये आप खुद नोट कर लेना, चीखती साठा। पछुआ पवनें है, इससे 3 जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि 40 डिग्री पर गरजती चालीसा, 50 डिग्री पर भयंकर पचासा और 60 डिग्री पर चीखती साठा के नाम से इसको जाना जाता है। इस प्रकार आपको ये पवन वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। हवाओं के बारे में भी आपको थोड़ा सा खुद निकालना है कि हवाएं किस दिशा की ओर चल रही हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में चल रही है तो इसे उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें कही, दक्षिणी गोलार्ध में चल रही तो दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनें। इस प्रकार ये आपका वायुदाब की पेटियां, पवनों की दिशा और फेरल का नियम हमने इसमें लगाया, ये कंप्लीट है। थैंक यू।